वेलकम ऑल टू प्राजस्व फाउंडेशन। आई एम डॉक्टर मोहम्मद ज़िया। हम हमारी मेडिवल हिस्ट्री की सीरीज़ कर रहे हैं और आज हम लेक्चर नंबर 8 पे हैं, जहां हम बात करने वाले हैं डाउन साउथ, क्योंकि पिछली बार हमने बात की थी नॉर्थ की। हमने बात की थी दिल्ली सल्तनत की पिछले 2 लेक्चर्स में, और आज हम बात करने वाले हैं विजयनगर और बहामनी किंगडम, जो कि उसी के कंटेम्प्रेरी थे और साउथ में भी फर्दर डेवलपमेंट। क्योंकि हमने एक चीज़ देखी कि बहुत कम ऐसे रूलर्स थे, बहुत कम ऐसे जो दिल्ली के सुल्तान थे जो कि साउथ तक जा पाए। मतलब एट दैट पॉइंट देयर वर सर्टेन पावर्स इन द साउथ जो डोमिनेट कर रही थी। फाइन, देयर वर सर्टेन पावर्स इन द साउथ जो डोमिनेट कर रही थी। वी विल सी दैट, और जो 2 मेजर किंगडम्स थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेवलप होते हैं, दैट इज द विजयनगर एंड द बहामनी किंगडम। विल टॉक अबाउट देम इन टुडेज लेक्चर। फाइन, सो हम इन दोनों किंगडम्स की अगर बात करें तो हमने एक चीज़ देखी थी, अलाउद्दीन खिलजी का भी जो दौर था वहाँ पर भी डेक्कन में जो है दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन था, और जब मोहम्मद बिन तुगलक का दौर आया तब भी डेक्कन में जो है दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन, दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल था। एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट कि द सुल्तान ऑफ दिल्ली, दैट इज़ मोहम्मद बिन तुगलक, जो है वो अपनी कैपिटल को डेक्कन की तरफ शिफ्ट करता है। दिल्ली से वो अपनी कैपिटल शिफ्ट करता है दौलताबाद की तरफ। लेकिन उसके बाद हमने देखा दैट आफ्टर द पीरियड ऑफ मोहम्मद तुगलक, आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट जब मोहम्मद बिन तुगलक का पीरियड ख़त्म होता है, तो उसके बाद हमें एक चीज़ दिखती है कि द डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत जो है वो शुरू होता है, और इसका इम्पैक्ट डेक्कन पे भी दिखता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, उसके कमज़ोर होने के बाद ये जो है दोनों किंगडम्स इमर्ज होते हैं। बेसिकली ये दोनों किंगडम्स जो हैं वह फाउंडेड बाय दोज ऑफिसर्स जिन्होंने हु रेबेल्ड अगेंस्ट द सल्तनत। दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ अर्ली 15th एंड 16th सेंचुरी, जहाँ पर एक सीरीज़ ऑफ प्रोविंशियल किंगडम्स जो हैं, जो प्रोविंशियल स्टेट्स हैं, वो हम देखते हैं। दैट इज़ हमको गुजरात, मालवा, जौनपुर, दिल्ली खुद जो है हमने देखा कि एक बहुत छोटे से एरिया में जो है वो लिमिट हो जाता है। बंगाल का इमर्ज होता है। एंड जैसे ही हमने एक मोहम्मद तुगलक में पढ़ा था कि वो पहले कैपिटल शिफ्ट करता है दिल्ली से दौलताबाद, और जब उसको दिल्ली पर अपना कंट्रोल कमज़ोर होता दिखता है तो वो क्या करता है, उस कैपिटल को रीशिफ्ट करता है दौलताबाद से दिल्ली। और जैसे ही वो रीशिफ्ट करता है कैपिटल वो वापस दिल्ली की तरफ, तो हमें दिखता है कि देयर इज़ अ डाउनफॉल, देयर इज़ अ डाउनग्रेड इन द एम्पायर। फाइन, और यहाँ पर जो साउथ में उसका कंट्रोल है वो कम होना शुरू हो जाता है। मूविंग ऑन, सो हम आगे चल के देखेंगे कि बहामनी किंगडम भी जो है, जैसे दिल्ली सल्तनत डिसइंटीग्रेट हुआ या दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हुआ तो बहुत सारे प्रोविंशियल किंगडम्स दिखे। करीब 150 साल तक हम देखेंगे ये बहामनी किंगडम, विजयनगर किंगडम जो है ये डोमिनेट करेंगे। और उसके बाद जब एक दौर आएगा कि इनके जैसे ये किंगडम्स या इनका कंट्रोल कमज़ोर होगा, तो हमें वहाँ पर दिखेंगे ये जो किंगडम्स हैं, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार, बिदर और गोलकोंडा, ये सारे ये सारे जो किंगडम्स हैं ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेंगे, और एक फर्दर हम इसमें डिसइंटीग्रेशन देखेंगे। बहामनी किंगडम की शुरुआत जो है वो ज़फ़र खान से होगी, वो वाज आल्सो नोन एज बहामन शाह। 1345 में वो इस डायनेस्टी का जो है वो नींव रखेगा। एंड वो ऑलमोस्ट फॉर 2 centuries इनका डोमिनेशन रहेगा। एंड ही विल शिफ्ट हिज कैपिटल, ही विल मेक गुलबर्गा एज हिज कैपिटल रादर देन दौलताबाद। तो जो दौलताबाद को सेंटर बनाया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। वो हम देखेंगे कि बहामन शाह जो है वो उसको हटाएगा, वो उसको गुलबर्गा की तरफ शिफ्ट करेगा। एंड हेंस वी विल सी द मुस्लिम एम्पायर्स इन साउथ एज वेल। लेकिन पहले बात करेंगे विजयनगर किंगडम की। विजयनगर किंगडम वाज फ्रॉम 1336 टू 1672, और इसकी जो शुरुआत है वो करते हैं हरिहर और बुक्का, ये भाई थे। एंड दे फाउंडेड द सिटी ऑफ विजयनगर इन 1336 AD, और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। अब इसी तरीके के सवाल जो है UPSC आपसे पूछेगा कि विजयनगर किंगडम, वो अब पुरानी चीज़ हो गई कि किसने फाउंड किया।
अब वो पूछेंगे कौन सा शहर किस नदी के किनारे था, या कौन सा, जैसे क्योंकि अब इन शहरों के जो है सिर्फ कहना चाहिए कि खंडर रह गए, अब इनके सिर्फ अवशेष रह गए, अभी ऐसे प्रोमिनेंट सिटी नहीं बचे। तो अब उस टाइम पे जो सिटीज़ थी उनका किस नदी के किनारे थे, किस रीजन में आ रहे थे, इस तरीके के मैच में क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। और इन्होंने हम्पी को अपना कैपिटल बनाया, दे मेड द सिटी ऑफ हम्पी एज देयर कैपिटल। ये कौन थे? ये भी मिलिट्री कमांडर्स थे, बट दे वर सर्विंग अंडर वीर बल्लाल III हु वाज अ होयसाला किंग। सो दे वर दिस। विजयनगर किंगडम की अगर बात करें तो 4 अलग अलग डायनेस्टीज़ ने जो है इस विजयनगर किंगडम पे रूल किया। दिस डायनेस्टीज वर द संगमा, सलुवा, तुलुवा एंड अराबिदो। फाइन, दीज आर द 4। अब ये इनका टाइम पीरियड है, यही इनका सीक्वेंस है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं जहाँ पे वो क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं। क्रोनोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट। मैक्सिमम एक्सटेंट अगर देखें विजयनगर किंगडम का तो यू कैन सी दिस होल रीजन अप टू हियर, दिस वाज देयर मैक्सिमम एक्सटेंट एंड ऑलमोस्ट महाराष्ट्र का रीजन अगर ये वाला हटा दें तो ऑलमोस्ट जो है पूरा पेनिनसुलर रीजन एंड इवन अप टू उड़ीसा, दिस इज पार्ट्स ऑफ झारखंड जो है वो टच कर रहा है, आधा छत्तीसगढ़ जो है वो इस रीजन में आता है। तो हम देखते हैं कि एक मेजर रीजन जो है विजयनगर एम्पायर अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे, दिस इज़ नॉट अ फिक्स्ड मैप, दिस इज़ अप टू देयर मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो उन्होंने रूल किया। अगर मेजर रूलर्स की बात करें विजयनगर किंगडम के तो विल स्टार्ट विथ हरिहर I एंड ही वॉज द वन हु बिकेम द रूलर ऑफ द संगमा डायनेस्टी। तो हरिहर किसके थे? हरिहर जो है वो संगमा डायनेस्टी के थे एंड ही कैप्चर्ड मैसूर एंड मदुरई। मतलब इन्होंने साउथ की तरफ, होयसाला किंग के क्या थे? ये मिलिट्री कमांडर थे, इनको मौका मिला, इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया एज एन इंडिपेंडेंट किंग, एज एन इंडिपेंडेंट रूलर, और दे स्टार्टेड लुकिंग ऑन दैट। देन ही इन 1356 ही वॉज सक्सीडेड बाय बुक्कावर। इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस विजयनगर किंगडम इज कृष्णदेवराया। कृष्णदेवराया who ruled only for 20 years, but his rule was very much impactful and he was the most feared king amongst all। मतलब वो बहुत ज़्यादा एक जो परफेक्ट किंग वाली जो थ्योरी है उसमें हम देखते हैं कि कृष्णदेवराया जो है वो थे। सो दिस कृष्णदेवराया ये जो थे ये तुलुवा डायनेस्टी के थे। ध्यान रखिएगा कृष्णदेवराया जो है वो तुलुवा डायनेस्टी के थे। हमने देखी ऊपर 4 डायनेस्टी थी, संगमा, सुलुवा, संगमा, तुलुवा और अराबिदू। तो ये तुलुवा डायनेस्टी के थे। एंड अब ये वो दौर है, देखिए 1498 में वास्को डी गामा इंडिया आते हैं और वो साउथ की तरफ ही आते हैं, वो कैलिकट की तरफ आते हैं और वहाँ से सिर्फ वो एक शुरुआत थी, लेकिन उसके बाद एक वेव ऑफ ट्रैवलर्स आती है, यूरोपियन ट्रैवलर्स आती है और वो अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं। वो अपने आप को जो है कहना चाहिए कि इंडिया में वो ट्रैवलर्स आते हैं, वो इंडियन कल्चर को समझते हैं, ट्रेड, बेसिकली वो ट्रेड के लिए आए थे। और उनके जो ट्रैवलॉग्स हैं, उनके जो अकाउंट्स हैं जिससे हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, दे हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस in our history। Why? Because that was a neutral account। हमेशा जो ट्रैवल अकाउंट्स होते हैं, जो ट्रैवलॉग्स होते हैं, वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से लिखे गए होते हैं। वो किसी भी, क्योंकि उनको ज़्यादातर ऐसा नहीं, मतलब बहुत ऐसा नहीं हुआ कि जो ट्रैवलर्स थे जो या जो इस तरीके के मर्चेंट्स थे जो आ रहे थे और जो अपने अकाउंट्स लिख रहे थे, वो मतलब किसी राजा का पैटर्नेज मिला हो तो अननेसेसरली उसका प्रेज़ या उसकी तारीफ़ करने के लिए लिखे गए हों, दैट वाज अ नॉर्मल थिंग। और जो वो देखते थे वो लिखते थे, दे आर कंसिडर्ड मोर ऑथेंटिक सोर्स ऑफ हिस्ट्री इन दिस केस। और डोमिंगो पेस जो है एक पोर्चुगीज़ ट्रैवलर था और उसने क्या लिखा? उसने लिखा कि कृष्णदेवराया वॉज द मोस्ट फियर्ड एंड परफेक्ट किंग देयर कुड पॉसिबली बी। तो ये स्टेटस था कृष्णदेवराया का। एंड ही वॉज समवन हु स्टार्टेड कॉन्कर्स, क्योंकि उस दौर में लैंड वॉज द सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी और जब तक लैंड इज़ द सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, किसी भी राजा को, किसी भी रूलर को
ग्रेट या इम्पॉर्टेंट हम तभी मानते हैं जब वो उसके पास कितना कॉन्क्वेस्ट है, उसके कॉन्क्वेस्ट या जो उसका एक्सपेंशन है वो कितना सक्सेसफुल है, ये बताता था कि वो राजा कितना ग्रेट है। सो अगर कृष्णदेवराय की कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो शिव समुद्रम इन 1510 AD एंड रायचूर इन 1512 AD। ओके, 1523 ही कैप्चर्ड उड़ीसा एंड वारंगल, मतलब उड़ीसा, आंध्रा, कर्नाटका, शिव समुद्रम साउथ की तरफ है, फर्दर साउथ की तरफ है। सो बेसिकली अगर आप इनके एक्सटेंट की बात करें, सो हिज एम्पायर, कृष्णदेवरायज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम कृष्णा रिवर इन द नॉर्थ टू कावेरी इन द साउथ एंड फ्रॉम अरेबियन सी टू बे ऑफ बंगाल। तो वो जो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रीजन, most of the peninsular India was under the rule of कृष्णदेवराय। So this was his extension, this was his expansion, जहाँ उसने conquest से इन सारी चीज़ों को अपने उसमें लिया। Important जो हमें पता होना चाहिए as far as our examination is concerned is the अष्टदिग्गजास। अष्टदिग्गजास आपको एक मराठा जब हम देखेंगे तो मराठाज में हमें अष्टप्रधान मिलेंगे, अकबर के नवरत्न मिलेंगे, वैसे ही यहाँ पर अष्टदिग्गजाज हैं। एंड ये अष्टदिग्गजा कौन थे? अब ये इंडिविजुअल्स थे, जैसे हम मराठाज में देखेंगे तो वहाँ पर इंडिविजुअल नहीं होगा, वहाँ पे पोजीशन होगी, देयर विल बी द पोजीशन ऑफ 8 ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और वो चेंज होती गई, लेकिन पोजीशन जो है वो हमेशा बनी रही। यहाँ पर भी हमें ऐसा ही कुछ दिखता है, लेकिन यहाँ दीज वर द 8 जेम्स और द 8 नोबल्स, जो कि बेसिकली नोबल्स भी नहीं थे, स्कॉलर्स थे, जो कृष्णदेवराय के जो है कोर्ट में थे और वो उनको पैट्रोनाइज करते थे। और इन सब में सबसे ऊपर आते हैं अल्लासनी पेडन्ना। अल्लासनी पेडन्ना जो है ये ही इज़ द ऑथर ऑफ मनुचरित्र, एंड इनको आंध्र कवि पितामह का भी टाइटल दिया जाता है। सो मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट इन तेलुगु, आंध्र कवि पितामह। देन नंदी थिमन्ना इज़ द ऑथर ऑफ परिजात पहारनम। इन अलग अलग जो है इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हम देखते हैं दिस वन मडयागिरी मालन्ना, धुरजाति, अलियाराजू, रामभद्र कवि, पिंगाली सुरन्ना। बट इम्पॉर्टेंट जो सबसे फेमस कैरेक्टर हुए, सबसे फेमस स्कॉलर हुए इस अष्टदिग्गजा के, इट वॉज तेनाली रामन, और तेनाली राम और तेनाली रामकृष्ण उनका पूरा नाम था, जो पॉपुलर कल्चर में आपको टेलीविज़न और दूसरी सीरीज़ में जो दिखता है, एंड दैट आई थिंक इन दैट्स अवेलेबल इन द कार्टून्स एज वेल। सो दैट तेनाली राम वॉज बेसिकली, यस, दैट वॉज अ रियल कैरेक्टर, ही वॉज अ रियल स्कॉलर, और वो कृष्णदेवराय के एम्पायर में he was one among those अष्टदिग्गजास। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन था या कौन नहीं था, इस तरीके का सवाल आ सकता है इन अष्टदिग्गजास। फाइन, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिसिसिव बैटल जिसने विजयनगर एम्पायर, कृष्णदेवराय और सारी चीज़ों की जो है ना, वो कहता है कि वाटरशेड मोमेंट होता है जो सब कुछ बदलता है, जहाँ से चीज़ें बदलना शुरू होती हैं, एंड दिस वाज वन ऑफ देम, एंड दैट वाज बैटल ऑफ राक्षसा तंगाड़ी। अब ये क्या हुआ, दैट इन 1565 दिस पर्सन, सो रामराय स्टार्टेड डूइंग दिस, रामराय स्टार्टेड टेकिंग एक्टिव। तो अभी तक क्या था, जो मुस्लिम पॉलिटिक्स साउथ में चल रही थी, रामराय तक किसी ने उसमें इंटरफेरेंस नहीं किया, लेकिन रामराय वाज अनदर रूलर वाज कंटेम्प्रेरी टू दिस टाइम पीरियड। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस मुस्लिम पॉलिटिक्स में उस जो विजयनगर बहामनी किंगडम जो कंटेम्प्रेरी था उनके, उसकी पॉलिटिक्स में जो है इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, उसकी पॉलिटिक्स को। इसको देखते हुए 1565 में जितनी सल्तनत थी, कौन सी, वो जो हमने देखी छोटी, अभी हम आगे और देखेंगे उन्हें, दैट वाज जो भी अहमदनगर, बिरार, बिदर, गोलकोंडा, इन सारी किंगडम्स ने क्या किया, एक कोएलिशन बनाया अगेंस्ट द विजयनगर एम्पायर। इसमें बिरार शामिल नहीं था, That is known as, in this 1565 happened this battle of Talikota, also known as battle of Rakshasa Tangadi। ये होती है, और यहाँ पर सारे जो है
विजयनगर किंगडम, जो बहामनी किंगडम्स की जितनी सल्तनत थी वो आपस में एक दूसरे आपस में कोलिशन बनाती है, ग्रुप बनाती हैं, एंड दे अटैक्ड बिकॉज दे स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन देयर पॉलिटिक्स, सो दे अटैक्ड। व्हेन दे अटैक्ड, एंड ध्यान रखिएगा एक्सेप्शंस हमेशा पूछे जाते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो बैटल थी तालीकोटा की या राक्षस तंगाड़ी की, इसमें बिरार शामिल नहीं था। वो चारों पांचों जो है जो बहामनी किंगडम की जो सल्तनत थी, उन पांचों ने जो है कोएलिशन बनाया था, लेकिन उसमें बिरार शामिल नहीं था। बट अल्टीमेटली ऑब्वियसली 4 किंगडम्स अगेंस्ट 1, रामराया वॉज टेकन एज अ प्रिजनर एंड ही वॉज एग्जीक्यूटेड। Thereafter the city of विजयनगर was destroyed and looted। और यहाँ से हम, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि अब ये शहर जो हैं इनके सिर्फ अवशेष रह जाते हैं, क्योंकि they were being destroyed and looted। और यहीं से हम देखते हैं कि विजयनगर एम्पायर का जो है वो डाउनफॉल शुरू होता है। अगर हम उनके रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो नो डाउट लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, फॉर द रॉयल ट्रेजरी। और जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी जो है, लैंड की फर्टिलिटी जो है वो ये डिटरमाइन करती थी कि टैक्स कितना लगेगा। सो जो टैक्स वाज नॉट कलेक्टेड विदाउट, इट वाज नॉट लाइक दैट इनडिस्क्रिमिनेट कलेक्शन ऑफ टैक्सेस था। टैक्स जो कलेक्ट हो रहा था वो ज़मीन की जो फर्टिलिटी थी, जो सॉइल की फर्टिलिटी थी, उस बेसिस पे हो रहा था। और क्योंकि ये मेजर सोर्स था, लैंड रेवेन्यू जो है वो मेन सोर्स था, इसीलिए स्पेशल एम्फेसिस वाज गिवन टू एग्रीकल्चर एंड बिल्डिंग डैम्स एंड कैनाल्स। क्योंकि जितनी अच्छी एग्रीकल्चर की जितना अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा, उतना अच्छा रेवेन्यू जो है वो राज्य को मिलेगा, और ये चीज़ हमें यहाँ पर दिखती है। देन इकोनॉमिक कंडीशंस, तो इरिगेशन पॉलिसीज़ एज यूजुअल इट वाज देयर, लेकिन ऐसा नहीं था कि सारा फोकस एग्रीकल्चर के ऊपर था। उनका फोकस जो है वो दूसरे जो है वो उन पे भी था, जैसे टेक्सटाइल, माइनिंग, मेटलर्जी, परफ्यूमरी एंड सेवरल इंडस्ट्रीज एग्जिस्टेड। सो सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं था, एंड बिकॉज दे वर हैविंग अ ह्यूज कोस्ट लाइन, द विजयनगर किंगडम वाज हैविंग अ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन, तो उनका जो कहना चाहिए ट्रेड था वो हर तरफ फैला हुआ था। सो इंडियन ओशन को डोमिनेट कर रहे थे एबिसिनिया, अरेबिया, बर्मा, चाइना, तो सारी तरफ जो है मलेशिया तक, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, यहाँ तक जो है वो ट्रेड कर रहे थे। तो देयर ट्रेड वाज वेरी वेल डेवलप्ड, देयर एग्रीकल्चर वाज वेरी वेल डेवलप्ड, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि जो पोर्चुगीज़ ट्रैवलर डोमिंगो पेस ने कहा दैट वी आर द डोमिनेशन जो है वो जो कृष्णदेवराया का था या जो विजयनगर एम्पायर का था वो वहाँ पर हमें दिखता है। और ये इन आपको किसी को भी प्रॉस्परस देखना है तो आप इकोनॉमी को देखिए, इकोनॉमी उनकी प्रॉस्परस थी, एग्रीकल्चर भी और दूसरी चीज़ें भी। ये वो दौर था जब बहुत ज़्यादा जो है फॉरेन ट्रैवलर्स आते हैं। ये मैच के क्वेश्चन में आ सकता है, ध्यान रखिएगा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज दैट वाज द टाइम, क्योंकि अब वो सी रूट टू इंडिया जो है वो मिल चुका है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें अलग अलग हो रही हैं इन दैट, जिसमें हमें दिखता है कि दे आर डोमिनेटिंग ट्रेड एज वेल। और जहाँ पर हमें दिखता है कि बहुत सारे सिर्फ ट्रैवल, मतलब सिर्फ ट्रेड के लिए लोग नहीं आ रहे थे, दे वर ट्रैवलर्स जो कल्चर और दूसरी चीज़ों को भी जानने आ रहे थे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इब्न बतूता से। इब्न बतूता ही वॉज हियर फ्रॉम 1333 टू 1347, मोरक्को का था, ध्यान रखिएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में हिंदुस्तान आया, और जब वो विजयनगर एम्पायर आया तो इट वाज द रीन ऑफ हरिहर वन। यही 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है निकोलो कॉन्टी, इंपॉर्टेंट है, 1 साल के लिए आया, ही वॉज फ्रॉम वेनिस, इटालियन था, ही वॉज फ्रॉम वेनिस। और इसने भी विजयनगर किंगडम का एक बहुत अच्छा जो है वो अकाउंट दिया है। देन वी टॉक अबाउट अब्दुल रज़ाक, वो भी करीब 1 साल हिंदुस्तान रुका, एंड ही वॉज पर्शियन। एंड ये ज़ैमोरिन वही बादशाह था जिसने वास्को डी गामा को जो है वेलकम किया था। एंड इसने भी, अब्दुल रज़ाक ने भी विजयनगर सिटी का जो है वो एक बहुत अच्छा अकाउंट दिया है, दैट द किंग एंड द नोबल्स दे वर लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ। आफ्टर हिम डुआर्टे बारबोसा, पोर्चुगीज़ ट्रैवलर, क्योंकि अब तो पोर्चुगीज़ 1498 के बाद आप देखिए कि पोर्चुगीज़ जो है वो आना शुरू होते हैं। देन ही ऑल्सो गेव इम्पॉर्टेंट अकाउंट अबाउट विजयनगर एम्पायर। डोमिंगो पेस हमने वैसे ही देखा, अभी हमने स्टार्टिंग में भी देखा दैट ही वॉज द वन हु विजिटेड
द कोर्ट ऑफ कृष्णदेवराया, देन फिरानो न्यूनिस अगेन अ पोर्चुगीज मर्चेंट, और ये अच्युत देव राया, उनके दौर में जो है ये बेसिकली वॉज द अर्लीस्ट डेज टू द एंड टाइम जो है विजयनगर एम्पायर का, ये वहाँ पर आता है। तो दिस वॉज अबाउट द विजयनगर एम्पायर। और अब हम बात करेंगे विजयनगर एम्पायर के बाद द बहामनी किंगडम की। ये कंटेम्प्रेरी थे, आप देखिए 1347 टू 1526, 1347 टू 1526, और ये कंटेम्प्रेरी थे किसके? ये दिल्ली सल्तनत के थे, क्योंकि 1526 में हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बहामनी सल्तनत जो थी इट वॉज पर्शियनाइज्ड मुस्लिम। पर्शियनाइज्ड मुस्लिम मतलब ये जो फ़ारस के जो मुसलमान थे जो ईरान से आए थे, ये उन्होंने इन साउथ इंडिया में डेक्कन में अपने आप को इस्टेब्लिश किया, एंड नो डाउट इट वॉज वन ऑफ द मेजर मिडिवल इंडियन किंगडम्स। फाइन। इसकी अगर बात करते हैं तो हसन गंगू बहामनी, एक्चुअली वो हसन उसका नाम था, और हसन खान को जो है वो एक ब्राह्मण व्यक्ति ने उसकी परवरिश की, तो उसने उसको ऑनर देते हुए अपने नाम के आगे ही ब्राह्मण लगाया था, तो ये नाम हो जाता है बहामनी किंगडम। और ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस, ही वॉज अ टर्किश ऑफिसर ऑफ देवागिरी। देवागिरी मीन्स दौलताबाद, जहाँ पर अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1347 क्या होता है? ही इस्टेब्लिश्ड दिस इंडिपेंडेंट बहामनी किंगडम, और ये भी इसका किंगडम भी जब मैक्सिमम स्ट्रेच पे होता है तो ये अरेबियन सी से लेके बे ऑफ बंगाल, और ये क्या करता है, ये थोड़ा सा जो सल्तनत का इम्पैक्ट है उससे दूर जाके गुलबर्गा में अपनी कैपिटल स्टैब्लिश करता है। ये भी देवागिरी में पोस्टेड था, लेकिन जब ये अपना इंडिपेंडेंट किंगडम जो है वो इस्टेब्लिश करता है तो वो कहाँ करता है? वो गुलबर्गा की तरफ करता है। इम्पॉर्टेंट रूलर्स हसन शाह के बाद, हसन शाह बहामनी के बाद जो है वो इट वाज मोहम्मद शाह वन। ही वाज द नेक्स्ट एंड ही डिफीटेड, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, द कपाया नायक्स ऑफ वारंगल एंड द विजयनगर रूलर बुक्का वन। तो अभी जो हमने बुक्का वन को देखा, उसको किसने हराया? उसको हराया मोहम्मद शाह वन ने। फिर आता है मोहम्मद शाह टू फ्रॉम 1378 टू 1397, और इम्पॉर्टेंट है, ही वॉज अ पीस लवर, मतलब उसने सोचा कि अननेसेसरली वाई टू वेस्ट resources on this war and everything. So what he did that he established, he tried to establish peace with his neighboring empire. Obviously उस दौर में उनके neighboring जो थे वो विजयनगर एम्पायर थे मेन, तो वो उनके साथ जो है वो पीस इस्टेब्लिश करता, और वो सारे दूसरे रिसोर्सेज जो हैं वो जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, स्कूल्स हैं, लर्निंग प्लेसेस हैं, मदरसाज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो अपने सारे रिसोर्सेज जो है वो यहाँ लगाता है। फाइन। फिर अहमद शाह वाज द वन हु सक्सीडेड फिरोज शाह बहामनी, और इसने जो इम्पॉर्टेंट इसके बारे में, एक तो ही कॉन्कर्ड वारंगल एंड ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम गुलबर्गा टू बिदर। अब ये एक चेंज होता है, तो पहले कैपिटल डेक्कन में मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में क्या थी? देवागिरी, दौलताबाद नाम हुआ। जब हसन गंगू आया और उसने क्या किया? कैपिटल शिफ्ट की देवागिरी से कहाँ? गुलबर्गा, और फिर अहमद शाह ने कैपिटल शिफ्ट की गुलबर्गा से बिदर। तो ये आपको एक सीक्वेंस ध्यान में रखना है इधर का। एंड इन 1435 ही डाइड। उसके बाद 1463 में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर है, और यहाँ पर ये होता है मोहम्मद शाह थ्री, ही बिकेम द डिफैक्टो रूलर, और ही वॉज एन इन्फेंट रूलर बेसिकली, बिकॉज ही वॉज जस्ट 9 years old when he became the सुल्तान। तो अब वो कोई और था नहीं, तो उसको बना दिया। और यहाँ पर हम देखेंगे जो रीजेंट होते थे, जो उनके बिहाफ, जो उनके कमांडर्स होते थे, जो उनके बिहाफ पे जो है रूल कर रहे होते थे, दे वर वेरी मच लॉयल टू द रॉयल ब्लड। और उन्होंने कभी भी, हम अकबर के दौर में बैरम खान को देखेंगे कि वो आके रूल करेंगे, वो रीजेंट की तरह काम करेंगे। यहाँ पर वही काम, मतलब एक्टिंग एज अ रीजेंट, एक्टिंग, क्योंकि बादशाह जो है बहुत छोटा है, लेकिन मिलिट्री कमांड और सारी चीज़ों को जो कौन देख रहा था? इन सारी चीज़ों को देख रहे थे मोहम्मद गवान। सो बहामनी किंगडम वॉज एट इट्स पीक ड्यूरिंग दिस पीरियड। मोहम्मद गवान वॉज सच एन एबल रूलर कि आप देख सकते हैं कि कोंकण, उड़ीसा, संगमेश्वर और विजयनगर, सारे रूलर्स को मोहम्मद गवान की लीडरशिप में जो है ये विजयनगर के जो बहामनी किंगडम है वो डिफीट करता है। एंड ऑल दीज थिंग्स बिकेम पार्ट ऑफ
द बहामनी किंगडम। सो दैट वाज अ लॉन्ग वन। यहाँ पर जो है एक्सपेंशन हमें दिखता है। बट दिस पर्सन मोहम्मद शाह III, तो ये बना कब? ये बनता है 1463 में और जल्दी इसकी डेथ हो जाती है। और यहीं पर जो है मोहम्मद गवान का भी रोल ख़त्म हो जाता है। मोहम्मद गवान के रोल ख़त्म होने के बाद और जो सक्सेसर्स थे मोहम्मद शाह III के, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, वो इतने एफिशिएंट नहीं थे। एंड इसका इम्पैक्ट ये दिखता है दैट द किंगडम्स, द बहामनी किंगडम गॉट डिसइंटीग्रेटेड इनटू 5: बीजापुर, अहमदनगर, बिरार, गोलकोंडा और बिदर। ठीक है, तो ये 5 जो है किंगडम्स में, और ये पांचों जो किंगडम्स हैं, ये ध्यान रखने वाला एक पार्ट है कि ये जो पांचों किंगडम्स थे इनको अलग अलग जो है डायनेस्टीज़ रूल कर रही थी। अहमदनगर को रूल कर रही थी निज़ाम शाही डायनेस्टी, बीजापुर को आदिल शाही डायनेस्टी, बिरार को इमाद शाही, बिदर बरीद शाही एंड गोलकोंडा कुतुब शाही। अब यही निज़ाम ये हटेंगे और इनको जो है औरंगज़ेब के टाइम तक ये रूल करेंगे। ये सारे औरंगज़ेब आएगा, इन सबको हटाएगा और ये कुतुब शाही डायनेस्टी जब ख़त्म होगी तो निज़ाम का रूल शुरू होगा हैदराबाद में। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, या हो सकता है मैच में आ जाए क्योंकि काफ़ी क्लोज ऑप्शंस हैं, काफ़ी क्लोज ऑप्शंस बन सकते हैं यहाँ पर, मैच में कंफ्यूज हो सकता है। तो अगेन अहमदनगर निज़ाम शाही, बीजापुर आदिल शाही, बिरार इमाद शाही, बिदर बरीद शाही, गोलकोंडा कुतुब शाही। कंफ्यूज मत होइएगा, गोलकोंडा को आप हैदराबाद से कनेक्ट करके निज़ाम शाही लिख दें, ऐसा नहीं है। निज़ाम, जब ये कुतुब शाही डायनेस्टी ख़त्म हो जाएगी, औरंगज़ेब इस कुतुब शाही डायनेस्टी को हटाएगा और वहाँ पर निज़ाम को जो है इस्टेब्लिश करेगा। और जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ होगी उसके कुछ वक्त बाद निज़ामुल मुल्क जो है हैदराबाद को एक अलग स्टेट जो है डिक्लेयर करेंगे, एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करेंगे। वही हैदराबाद आगे चल के सबसे पहले सब्सिडरी अलाइंस साइन करेगा और वो हैदराबाद सबसे आखिर में जो है वन ऑफ द मेजर स्टेट जो इंडिया में इंटीग्रेट होगा। सो हैदराबाद हैज़ 3 स्पेसेस, वन इज़ हियर इन द मिडिवल हिस्ट्री, सेकेंड इज़ एट द ईव ऑफ द मिडिवल एंड द मॉडर्न हिस्ट्री जब औरंगज़ेब की डेथ होगी और निज़ामुल मुल्क, फिर एट द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी जब हैदराबाद सब्सिडरी अलाइंस सबसे पहले साइन करेगा और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। सो हैदराबाद हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस एट वेरियस स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री, बट दिस स्लाइड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो गवान की डेथ के बाद जो है आपको ये दिखेगा। Moving on to the architecture of the Vijayanagar and the Bahmani kingdom. So the capital cities of Bahmani, that was Gulbarga and Bidar, 2 अलग अलग कैपिटल्स थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी गोलकोंडा का किला है और बहुत सारी अलग अलग ऐसी जो है वो बिल्डिंग्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस दे कंटिन्यूड द ओल्डर स्टाइल, क्योंकि यहाँ जो आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो आपको यहाँ दिखेगा, डेक्कन स्टाइल में जो दिखेगा, इट वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी इन द मुग़ल स्टाइल और द मुग़ल आर्किटेक्चर। उस तरीके का यहाँ कुछ नहीं होगा। एंड पर्शियन स्टाइल, क्योंकि वो थोड़ा सा टर्किश और अरेबियन लुक दे रहे थे, ये पर्शियन लुक दे रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट द बेस्ट नोन इज़ द गोल गुम्बज एट द बीजापुर, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इट्स डोम इज़ सेड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा दौलताबाद, गोलकोंडा, अलग अलग जगह जो है इन्होंने वो बनाया। हम्पी जो साइट है, द न्यू सिटी ऑफ विजयनगर, हम्पी इज़ वेल नोन प्लेस। अपार्ट फ्रॉम दैट अलग अलग वो मिलता है। दैट टेम्पल आर्किटेक्चर में जो है हमें एक नया एलिमेंट दिखेगा। एंड अबाउट दिस टेम्पल आर्किटेक्चर एंड अदर आर्किटेक्चर ऑफ द डेक्कन रीजन वी विल स्टडी इन डिटेल in our art and culture part, which will have a different series. Apart from this medieval history, will have a different series. और यहीं पर हम इन चीज़ों को, क्योंकि यहाँ just for information it is good, but in detail the temple architecture, the Persian architecture, अलग अलग zones में जो हम देखेंगे वो हम art and culture में in detail आपको cover करेंगे. So this was about the Vijayanagar and the Bahmani kingdom. I hope you like the video. Do give your valuable comments. We will continue this series in the coming videos. Till then, have a great time. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.